पिछले 16 दिन से देश भर के किसान 33 किसान संगठनों के बैनर लगे, बॉर्डर पर जमे हुए, सड़कों पर बैठे हुए। पहले उन पर आपने वाटर कैनन का प्रयोग किया ऐसी ठंड में, फिर टीयर गैस के गोले दागे हुए, लाठियां बरसाई गई और अंत में उनका रास्ता रोक करके उनको सड़क पर बिठा रखा है और सरकार सुनती है। ये जो राज्य और जो तंत्र है उसकी जो पूरी ताकत लगी हुई है हर वर्ग को कुचलने के लिए। आज किसान को कुचला जा रहा है, कल अल्पसंख्यकों को कुचला गया, उससे पहले रोहित वेमुला को फांसी के फंदे पर लटकने के लिए मजबूर किया गया, छात्रों को जगह जगह पर मारा गया, कहीं मजदूरों के कानून बदल दिए गए। आज वो न ट्रेड यूनियन ढंग से बना सकते हैं, न हड़ताल कर सकते हैं। हमारे देश में समानता की कोई जगह नहीं रही है। यहाँ असमानता इतनी ज्यादा है, विषमता इतनी ज्यादा है, परतदार समाज है, इतना बटा हुआ समाज है, वर्णों में, वर्गों में, जातियों में, उपजातियों में, फिर गोत्रों में और। नमस्कार साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और जैसा कि हम जानते हैं कि 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी और 10 दिसंबर 1950 से हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब लगभग 70 साल इसको हो गया है। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा मानवाधिकार और सामाजिक न्याय दोनों के संदर्भ में करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि मानवाधिकार क्या है। भारत में आजकल जिस तरह की सत्ता है और जिस तरह के विचार के लोग पावर में हैं, वो लोग मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, मानवाधिकारवादियों को लेकर के जिस भाषा में बात करते हैं और जिस ढंग से उनकी बातचीत होती है, उससे ऐसा लगता है कि वो मानवाधिकार को जैसे दानवाधिकार की तरह प्रकट करते हैं। और ये मानवाधिकारों के प्रति जो हिकारत का भावना है दृष्टि से देखने की भावना है, आखिर ये क्यों है? क्योंकि मानवाधिकार तो एक सार्वभौमिक जीवन मूल्य है और बहुत अच्छी चीज है, उसके प्रति कैसे कोई घृणा कर सकता है। लेकिन आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर जिस तरह की भाषा में बात की जाती है, जिस तरह की चर्चा की जाती है, उससे ऐसा लगता है कि जैसे मानवाधिकार जो है वो बढ़िया चीज नहीं हो करके और कोई बहुत बुरी चीज है हमारे देश के लिए या मानवता के लिए। मुझे लगता है कि ये जो भाव है ये शायद ही किसी देश में होगा जो कि यहाँ पर पैदा किया गया। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मानवाधिकारों को ये इस तरीके से पेश किया गया कि ये आतंकियों के साथ खड़े हैं, ये देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं, ये ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जिनका राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, हमारी संस्कृति के खिलाफ है, इस देश के बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ है। जबकि मानवाधिकार तो तमाम मानवों का अधिकार है और वो तो नैसर्गिक अधिकार है। जो व्यक्ति मानव के रूप में पैदा हो गए हैं, वो चाहे किसी देश में पैदा हो गए, किसी धर्म में पैदा हो गए, किसी जाति में पैदा हो गए, चाहे कोई भाषा बोलते हो, कोई भी रंग हो उनका, किसी भी प्रकार का पहनावा पहनते हो, कोई भी खान पान करते हो, वो सब जो मानव हैं और इंसान के रूप में आ चुके हैं, वो सबको मानवाधिकार प्राप्त है और उनके जन्म से प्राप्त है। ये किसी ने उनको देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई सरकार उसके लिए कोई कानून बना के देगी तभी मानवाधिकार प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति इंसान के रूप में पैदा हो जाता है तो जन्म के साथ ही उसे जो अधिकार मिलता है वो मानव अधिकार है। और ये जो अधिकार हैं ये उसके बराबरी का अधिकार है, ये उसके गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। ये सारे अधिकार जो है वो मानवाधिकार के रूप में गिने जाते हैं और ये प्रकृति प्रदत्त है। और मोटे तौर पे अगर हम देखें तो जैसे कि जिंदा रहने का जो अधिकार है, राइट टू लाइफ,
वो एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार है। हमारे फेसबुक पर बहुत बेहतरीन लिखने वाले और मानवाधिकारों के लिए सतत रूप से काम करने वाले हिमांशु कुमार अपनी एक छोटी सी पोस्ट में लिखते हैं कि प्रकृति से जो हर इंसान को मिला है वो उसे संविधान और कानून की नज़र में अगर उसको व्यवस्थित कर दिया जाए तो वो मानवाधिकार की श्रेणी में आता है। तो वो क्या चीज़ है जो हमें संविधान और कानून हमें देता है? तो उसमें जिंदा रहने का जो अधिकार है, हर व्यक्ति को जीवित रहने का, जीवन का, लाइफ का एक राइट मिला हुआ है, राइट टू लाइफ। दूसरा है समानता का अधिकार, और ये भारत के संदर्भों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारे देश में समानता की कोई जगह नहीं रही है। यहाँ असमानता इतनी ज़्यादा है, विषमता इतनी ज़्यादा है, परतदार समाज है, इतना बटा हुआ समाज है, वर्णों में, वर्गों में, जातियों में, उपजातियों में, फिर गोत्रों में, और जितना वो ऊपर नीचे हो सकता है उतना विषम समाज है। यहाँ कोई न कोई किसी न किसी से ऊपर है और कोई न कोई किसी न किसी से नीचे है। कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो बराबर है। सबको ऊपर होना है और किसी न किसी को नीचे रखना है, दबाना है। ये जो परिस्थिति है और ये जो स्थितियां हैं, इसकी वजह से भारत में असमानता बहुत है। विश्व में भी कई प्रकार की समानताएं हैं। तो ये जो समानता का अधिकार है, बराबरी का जो अधिकार है, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। और मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय की पूरी लड़ाई में समानता का अधिकार सबसे बुनियादी अधिकार के रूप में काम करता है। क्योंकि जब लोगों को अगर बराबरी का ही अधिकार नहीं है, उनको अगर वो एक साथ बैठ नहीं सकते हैं, एक साथ खाना नहीं खा सकते हैं, एक तरह के उपासना स्थलों में नहीं जा सकते हैं, तो फिर कैसे आप मानेंगे कि लोग बराबर हैं? ऐसा तो नहीं कि किसी हाइट से लोगों की बराबरी नापी जाएगी। क्या चीज़ें हैं जो, क्या उनकी पहुंच है, कहाँ तक वो पहुंच सकते हैं, क्या उनकी आज़ादियाँ हैं, किस तरह की भागीदारी है तमाम चीज़ों में, और क्या सुरक्षा है और क्या अधिकार मिले हैं। अगर ये सब चीज़ें हैं तो वो बराबरी कही जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि भारत में, भारतीय संदर्भों में बराबरी कभी रही नहीं है। बराबरी की बातें बहुत होती है, समानता की बातें बहुत होती है, समानता के नारे बहुत लगाए जाते हैं, समानता की चर्चाएं साहित्य से निकाल करके लाई जाती है और कहा जाता है देखिए सब बराबर थे हमारी नज़र में, तो हमारे साहित्य में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। वैदिक ज़माने में ये था, उस ज़माने में वो था, पुराने ज़माने में ये था। लेकिन मुझे लगता है कि बराबरी थी नहीं कभी, और बराबरी नहीं होना सबसे मुश्किल बात है। और आज चूंकि मानवाधिकार दिवस है तो ये बात उठाना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि विश्व भर में मानव के अधिकार के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भारत में बहुत बड़ी आबादी को मानव होने का अधिकार दिलाने की एक बड़ी लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी। और इस फर्क को समझिए, एक तो मानव माना जाए और उसको फिर मानव होने के अधिकार मिले, लेकिन भारत में मानव ही नहीं माना गया लोगों को। और ये कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है, आज वो करोड़ों में है। बाबा साहब अम्बेडकर के जमाने में भी वो करोड़ों में थे। करोड़ों करोड़ लोगों को इंसान होने का अधिकार ही नहीं था। जब आपको मानव होने का अधिकार ही नहीं है तो फिर मानवाधिकार की बात तो वो दूसरे बात है। पहली बात यह कि मानव होने का जो अधिकार होना चाहिए वो अधिकार भी उनको हासिल नहीं था। और आज भी बहुत सारे मामलों में हम देखते हैं कि लोग इंसान को इंसान मानने के लिए राजी नहीं, मानव को मानव मानने के लिए राजी नहीं है, और वो जानवरों को उससे ज़्यादा सम्मान दे देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जानवरों को सम्मान प्यार नहीं देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए, वो भी जीव है और वो जीवों के प्रति दया और जो करुणा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वो हो। लेकिन जो लोग गाय को माँ मान लेंगे, उनको बहुत सम्मान देंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, उसके पेशाब को भी, गौमूत्र को भी पवित्र मान के पी जाएंगे, वो लोग अगर उनको अपने से दूसरी, जिसको वो नीचे मानते हैं, उस जाति का अगर छुआ हुआ पानी पीने के लिए कहा जाए तो पिएंगे नहीं।
वो गाय को पवित्र मानेंगे लेकिन उस इंसान को अपवित्र मानेंगे और उससे दूरी बनाएंगे। तो ये जो जानवर को भी आप एक आपके प्यार का और आपके सम्मान का अधिकारी मानते हैं लेकिन इंसानों को नहीं मानते हैं, इससे ज्यादा भयानक क्या बात हो सकती है। और आपने कई सारी बातें पढ़ी होगी, सुनी होगी। हरियाणा में जज्जर में 5 दलितों को इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि वो मरी हुई गाय का खाल उतार रहे थे। और बाद में धर्म के ठेकेदार संगठनों के पदाधिकारियों ने ये कहा कि हमारे लिए मरी हुई गाय ज्यादा महत्वपूर्ण है जिंदा दलितों से। इससे ज्यादा भयानक क्या बात हो सकती है। या हम इस देश के कई अल्पसंख्यकों की जो मॉब लिंचिंग में निर्मम हत्याएं की गई, उस संदर्भ में देखें तो वहां भी उनके लिए जानवर महत्वपूर्ण है, इंसान महत्वपूर्ण नहीं है। आप कह सकते हैं कि आपकी आस्था का प्रश्न है, लेकिन आपकी आस्था इंसानों में क्यों नहीं है? आपकी आस्था जानवरों में है, आपकी आस्था मूर्तियों में है, आपकी आस्था किताबों में है, लेकिन इंसानों में, जिंदा इंसानों में आस्था क्यों नहीं है? उनमें भरोसा क्यों नहीं है? ये प्रश्न केवल भारतीय लोगों के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि दुनिया भर में जितनी कट्टरपंथी ताकतें, जितने धार्मिक कट्टरपंथी लोग हैं, इंसानों को मार रहे हैं, भून रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों से ये प्रश्न है कि आपका किताब में, आपका किसी जगहों में, किन्हीं इमारतों में आपका इतना विश्वास है, लेकिन आपका जिंदा लोगों में, जो आप ही जैसे लोग हैं, जीवित इंसानों में भरोसा क्यों नहीं है? और मुझे लगता है कि इस पर आज हमें मानवाधिकार दिवस पर जरूर सोचना चाहिए कि क्या हम जिंदा इंसानों में यकीन करें या प्रतीकों में, मूर्तियों में, किताबों में, या जानवरों में, या और चीजों में आस्था के नाम पर हम लोगों की हत्याएं करते रहे। जिस तरीके का मानवाधिकारों का हनन भारत में हो रहा है, और जब भी आप मानवाधिकार की बात उठाएंगे, आप फांसी की सजा के खिलाफ बोलिए तो लोग आपको कहेंगे आप टेररिस्टों के दोस्त हैं। आप कश्मीर में इतने लंबे समय तक उनकी मर्जी के खिलाफ जो कुछ आपने किया, और उसके बाद जिस तरीके से उनके जीवन को आपने कैद करके रखा, और उस पर आप बात उठाएंगे तो आप कहेंगे आप कश्मीर के अलगाववादियों और आतंकवादियों के साथ हैं। आप आदिवासी इलाकों में जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे आदिवासियों के पक्ष में खड़े होंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप नक्सलवादी हैं, नक्सल समर्थक हैं। आप जंगल में नहीं जाकर के आप शहर में बैठ करके उनके पक्ष में अगर लेख लिख देंगे, भाषण दे देंगे, कविता पढ़ देंगे, एक कार्टून बना देंगे, या कोई सभा कर लेंगे, ज्ञापन दे देंगे, तो आपके लिए अर्बन नक्सल शब्द खोज के लाया गया है। और कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, कि इस देश के बहुत नामचीन लोग, जिसमें वरवरा राव जैसे कवि हैं, डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े जैसे बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, शिक्षक हैं, सुधा भारद्वाज जैसी विधिवेता है, एडवोकेट हैं, मानवाधिकारों की पैरोकार करने वाली जीएन साईं बाबा जैसे शिक्षक हैं, इन तमाम लोगों को आपने भर रखा है, जेलों में ठूंस रखा है, और अमानवीय स्थितियों में ठूंस रखा है, और ये कहते हुए ठूंस रखा है कि ये अर्बन नक्सल लोग हैं। भीमा कोरेगांव का जो पूरा मामला आपने बनाया है, और मर्जी पड़े जिसके खिलाफ आप जब चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा सकते हैं, जब चाहे सिटीजन की धाराएं लगा सकते हैं। तो हम एक देश के रूप में, एक लोकतंत्र के रूप में हमें और ज्यादा परिपक्व होने की जरूरत थी। हमें उसके बजाय हम और ज्यादा सिकुड़ रहे हैं। हम लोकतंत्र को न केवल कमजोर कर रहे हैं, बल्कि हम अपने संविधान और उसमें जो मूल्य हैं उसको भी कमजोर कर रहे हैं। तो संविधान की उद्देशिका में जो कहा गया, स्वतंत्रता, न्याय, समानता और बंधुता, उन जीवन मूल्यों के बारे में हम किधर जा रहे हैं? या हमारे जो मौलिक अधिकार है, चाहे वो अभिव्यक्ति की आजादी का प्रश्न ही क्यों ना हो, आज कितना जगह जगह पर अलग अलग सत्ताएं जिस तरीके से अभिव्यक्ति को रोक रही है, वो अपने आप में ही एक भयंकर बात है। कोई भी सवाल उठाए, कोई भी आंदोलन करे, आपको हर एक आंदोलन ऐसा लगता है कि ये देश के खिलाफ साजिश है। अगर जेएनयू के छात्र हों, चाहे जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्र हों, जामिया के छात्र हों, चाहे गढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हों, चाहे टाटा इंस्टीट्यूट के हों, या और जगहों के छात्र छात्राएं,
जब अपने सवाल उठाते हैं, चाहे उनकी छात्रवृत्तियों के सवाल हो, चाहे वहाँ जो मेस भत्ता है या वहाँ हॉस्टल और भी प्रकार के, या वहाँ जो शोध वृत्तियाँ दी जाती है वो सवाल हो, उन सारे सवालों पर जब भी कोई बात होती है तो वो सवाल भी सत्ता को बर्दाश्त नहीं है। वहाँ पर पुलिस भेज दी जाती है, सीआरपीएफ लगा दी जाती है, और तो और गुंडे भेज दिए जाते हैं, और गुंडे वहाँ घुस करके यूनिवर्सिटीज में बच्चों को मारते हैं। इससे ज्यादा भयानक क्या बात हो सकती है? आपने किस तरह का देश और किस तरह की चीजें बना दी है, जहां शिक्षा अपने आप में एक बड़ा मानवाधिकार है, वो शिक्षा का अधिकार इंश्योर हो, वो सबके लिए समान हो, फ्री हो, उसके बजाय शिक्षा को पूरी तरीके से निजी हाथों में सौंपने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई। जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, इदारे हैं, वहां से वंचित जमातों को बाहर करने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोग पढ़ ही नहीं पाए। दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, ग्रामीणों का, किसान, मजदूर और अल्पसंख्यकों के जो बच्चे शिक्षा की दहलीज तक पहुंच रहे हैं, वो नहीं पहुंच पाए, उसकी पूरी प्रयास किए जा रहे हैं। देश की बहुत बड़ी आबादी जो हमारी अल्पसंख्यक आबादी है, उसको नागरिकता के नाम पर किस तरीके से छला जा रहा है वो हम सबके सामने है। शाहीन बाग जैसे जो आंदोलन हुए, उसकी खिल्ली उड़ाई गई कि ये क्या आंदोलन हो रहे हैं, 500-500 रुपए लेकर के आंदोलन किए जा रहे हैं। लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि हम एक राष्ट्र के नाते अपने ही देश के नागरिकों को अगर भरोसा नहीं दे पा रहे हैं, उनका कोई भी संदेह है, कोई भी शंका है, और उन संदेह को हम दूर नहीं कर पा रहे हैं, हम बात नहीं कर पा रहे हैं, और वो संदेह बढ़ता जा रहा है। लोग सड़कों पे बैठते हैं, 1-2 दिन नहीं, महीनों तक बैठे रहते हैं, और तब भी सरकार उनको कोविड के आड़ में फिर उनको हटा देती है। तो फिर भी उनके मन का जो संदेह है वो तो अभी भी बना हुआ है, वो तो खत्म नहीं किया गया। पिछले 16 दिन से देश भर के किसान, 33 किसान संगठनों के बैनर तले बॉर्डर पर जमे हुए, सड़कों पर बैठे हुए। पहले उन पर आपने वाटर कैनन का प्रयोग किया ऐसी ठंड में, फिर टीयर गैस के गोले दागे गए, लाठियां बरसाई गई, और अंत में उनका रास्ता रोक करके उनको सड़क पर बिठा रखा है। और सरकार सुनती ही नहीं है, क्योंकि सरकार को लगता है कि उसके खिलाफ जो भी सवाल उठाया जा रहा है, कैसे उठाया जा सकता है सरकार के खिलाफ। सर, ये जो राज्य और जो तंत्र है, उसकी जो पूरी ताकत लगी हुई है हर वर्ग को कुचलने के लिए। आज किसान को कुचला जा रहा है, कल अल्पसंख्यकों को कुचला गया, उससे पहले रोहित वेमुला को फांसी के फंदे पर लटकने के लिए मजबूर किया गया, छात्रों को जगह जगह पर मारा गया, कई मजदूरों के कानून बदल दिए गए। आज वो न ट्रेड यूनियन ढंग से बना सकते हैं, न हड़ताल कर सकते हैं। तो दलित हो, मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, जितनी भी वंचित जमातें हैं, जब भी कोई सवाल करेंगी, जब भी अपने मानवीय जो मूलभूत अधिकार हैं और जो उस संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं, उसके सवाल उठाएंगी, तो आप उसको लाठी से, गोली से, और अब गाली से भी, और पूरी जो ये तंत्र, पूरा जो दुष्प्रचार का जो तंत्र खड़ा है, जो जिस तरीके से काम कर रहा है, साइबर आर्मिया और आईटी सेल, कोई भी सवाल उठाए तुरंत उस पर टूट पड़ते हैं, और ट्रेंड चलते हैं, हैशटैग चलते हैं अपमानजनक, और इतनी बुरे शब्दों में जन संघर्षों को, जनता के आंदोलनों को, जन अभियानों को, लोगों की आवाज को कुचला जा रहा है। प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं, अपने ही मन की बात किए जा रहे हैं, खुद के ही मन की बात करते रहते हैं, लेकिन इस गणतंत्र में जो जन है, उस जन के मन की बात कब की जाएगी? और उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, वो सड़कों पर रहेगा। वो अगर कह रहे हैं कि किसान की, अगर आप हमें संदेह है कि आप जो तीनों कानून लाए हैं, उन तीनों कानून से पूरी खेती जो है वो कारपोरेट के हाथों में चली जाएगी, मंडी की पूरी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, और बाजार पूरी तरीके से हावी हो जाएगा, तो आप क्यों उनके संदेह को दूर नहीं करते हैं? और क्या ऐसा हो गया है, ऐसा कौन सा आसमानी किताब बना दी आपने इन कानूनों में कि आप उसको बदल नहीं सकते या रद्द नहीं कर सकते हैं?
अगर देश का अन्नदाता किसान जो है वो सड़क पर आकर के बैठा है और वो बात को कहना चाहता है, तो सत्ता की नींव कहाँ है? आप कहीं देव दिवाली मना रहे हैं, कहीं दीप दान का कुछ उत्सव मन रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है। सरकार मस्त है, महलों में व्यस्त है और किसान त्रस्त है। तो आज मानवाधिकारों की जो स्थिति भारत में कर दी गई है वो बहुत ही बुरी स्थिति है। मुझे लगता है कि सत्ता मानवाधिकार की बात को अपने खिलाफ एक बगावत के रूप में लेती है और कोई सी भी सत्ता आती है, वर्तमान सत्ता तो और ज्यादा निर्मम है, लेकिन अक्सर सत्ताएं जो हैं वो इतनी निरंकुश होती हैं कि मानवाधिकार की बात करने को ऐसे मानती हैं कि वो उसकी सरकार के खिलाफ बगावत हो गई और शायद सत्ता पलट की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि अगर ये स्थिति है हमारी इस देश में या ये वर्तमान संदर्भों में, तो ये हम सबके लिए बहुत भयानक स्थिति है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और अगर मानवाधिकार नहीं है तो फिर क्या अधिकार आपके बचे रहेंगे, क्या संविधान बचा रहेगा? सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो, बराबरी की बात हो, आजादी की बात हो, हर तरह की आजादी की बात हो, हर तरह के अधिकार की बात हो, वो तभी इंश्योर होंगे जब हम ये माने कि हर इंसान बराबर है, मनुष्य बराबर है और मनुष्य होने के नाते उसे जो मूलभूत मानवाधिकार प्राप्त है जन्मजात रूप से, उनका जब तक हम सम्मान नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है कि हर चीज जो हम कर रहे हैं वो बेमानी है। क्योंकि मानवाधिकार जब इंश्योर होंगे, मानवाधिकार जब सुनिश्चित किए जाएंगे, तभी मुझे लगता है कि हम हमारे देश में और पूरी दुनिया में हम लोगों के लिए तमाम प्रकार का जो न्याय है या बराबरी है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। और वो अगर हम नहीं कर पाए, अगर हम मनुष्यों को उनके अधिकार नहीं दे पाए और उनमें कटौती करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो अशांति है, जो तमाम तरह के उपद्रव हैं, तमाम तरह के जो आंदोलन हैं, तमाम तरह की जो असहमतियां हैं, अशांतियां हैं, वो बनी रहेगी, वो और बढ़ती जाएगी और वो किसी भी बेहतर दुनिया के लिए ठीक बात नहीं है। क्योंकि मजबूरी में ही कोई व्यक्ति सड़क पे उतरता है, मजबूरी में ही कोई व्यक्ति हथियार उठाता है, क्योंकि शांतिपूर्ण हर कोई जीना चाहता है, प्रेम से हर कोई जीना चाहता है। लेकिन आप अगर इतना दमन करिए और करते जाइए, तब मुझे लगता है कि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अंत में एक दिन उठ के खड़े हो जाते हैं लोग और फिर उसके खिलाफ बगावत उठ खड़ी होती है। तो अगर एक बेहतर शांतिपूर्ण दुनिया चाहिए, अगर एक ऐसी निरापद दुनिया चाहिए जहां हम सब लोग ठीक से रह सकें, तो उसकी बुनियाद बंदूकों के साये में, संगीनों के साये में आप डरा करके कोई शांति नहीं ला सकते हैं। और डरा करके लाई गई शांति मरघट की शांति है। मरघट की शांति अस्थायी होती है। अगर कोई स्थायी शांति चाहिए तो वो एक न्यायपूर्ण समाज बनाने से, बराबरी का समाज बनाने से, स्वतंत्रता का समाज बनाने से जो शांति आएगी, वो शांति असली शांति होगी। तो दुनिया की बहुत सारी मुसीबतों का जो हल है, वो हल इसमें है कि हम जो संसाधनों का असमान वितरण है, उस असमान वितरण को सही करें। ये जो संसाधन किसी के पास बहुत ज्यादा है और किसी के पास बहुत कम है, कोई बीपीएल में है और कोई 4000 कमरों के मकान में रहता है, किसी को सरकारी ट्रांसपोर्टेशन भी उपलब्ध नहीं है और कोई प्राइवेट चार्टर में उड़ रहा है। ये जो फर्क है, इस फर्क को अगर हमने नहीं मिटाया तो मुझे लगता है कि जो आज अमीरी भोग रहे हैं वो भी कोई सुरक्षित नहीं है। जो आज बहुत कुछ इकट्ठा कर ले रहे हैं, वो उनका संचित धन या कोई भी संचित धन हो या कुछ भी हो, वो संचित रहने वाला नहीं है। क्योंकि अशांत समाज में आप क्या कर लेंगे? क्या आप अलग टापू बनाएंगे जहां जाकर के रहेंगे? तो ये समस्या केवल गरीब की समस्या नहीं है, ये समस्या अमीर की भी है, गरीब की भी है, तमाम लोगों की समस्या है। तो हम सब लोगों को मिल करके ये सोचना है कि कैसे हम 70 साल के बाद आज जब हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के इस मौके पर, तो कैसे हम मानवाधिकारों को हमारे देश में सम्मान दिला सकें, उस बहस को भी, उस विचार को भी सम्मान दिला सकें। आज जो खिल्ली उड़ाई जा रही है मानवाधिकारों की, आज मानवाधिकार के पक्ष में लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से रोंदा जा रहा है, जिस तरीके से जेलों में डाला जा रहा है, ये निंदनीय कार्य है इस सत्ता का। और मैं
मानवाधिकार दिवस के इस मौके पर इसकी घनघोर रूप से निंदा करता हूं कि किसी सत्ता को यह हक नहीं है कि मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले जो प्रहरी हैं उनको इस तरीके से जेलों में ठूंसे और उनके साथ इतना क्रूर व्यवहार करे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश की छवि के लिए बहुत नुकसानदायक बात है। आप इस देश के बेहतरीन सोच के जो लोग हैं उनको जेलों में डाल करके मार डालने की जो कोशिश कर रहे हैं, उससे इस देश का भला होने वाला नहीं है। इस देश का भला तो हम सब लोगों की बात सुनेंगे, सब तरह की आवाजों को जगह देंगे, सब तरह की जो विविधता है उसको अगर मान सम्मान देंगे तब जाकर के कुछ चीज होगी। अगर हम एक ही खान पान के, एक ही धर्म के, एक ही जाति के, एक ही तरह के, एक ही किताब पढ़ने वाले, एक ही जगह पे जाने वाले, एक ही आस्था के लोगों का देश बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हम एक ऐसी अंधेरी सुरंग की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसे अंधेरी खाई में गिर रहे हैं जहां कोई सुबह नहीं होने वाली है। और मानवाधिकारों की खिल्ली उड़ाने से अंत में हम हमारे मानव होने की खिल्ली भी उड़ा रहे हैं। तो मेरा तो आज यही निवेदन है कि जो मानवाधिकार हनन की प्रक्रियाएं इस देश में है वो तुरंत रोकी जाए। जिन मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को विभिन्न आरोपों में, झूठे मुकदमों में फंसा करके जेलों में डाला गया है, उन सब लोगों को रिहा किया जाए और मानवाधिकारों को इंश्योर किया जाए। लोगों के शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, पोषण का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का अधिकार, आजादी का जो अधिकार, ये जो तमाम अधिकार हैं, ये अधिकार सुनिश्चित किए जाए, तब हम एक बेहतर देश बना सकते हैं, एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। आप सब लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स में नहीं देख पाया और न ही मैं उसका जवाब दे पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। पुनः आज मानवाधिकार दिवस पर आप सब साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और इस प्रण के साथ कि हम भारत में मानवाधिकारों के सजग प्रहरी की भूमिका में खड़े रहेंगे, उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हम इंसान के जो मौलिक मूलभूत मानवीय अधिकार हैं उसके पक्ष में खड़े रहेंगे। हम इस विचार के पक्ष में खड़े रहेंगे कि हर मनुष्य बराबर है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं है, किसी भी रूप में, चाहे वो किसी जाति संप्रदाय का। हम इस विचार के साथ दृढ़ रहेंगे कि ये देश सबका है, सबने इस देश को बनाया है। और मानवाधिकार दिवस पर ये इस संकल्प के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि न केवल नागरिकों के लिए बल्कि तमाम मानवों के लिए हम अपने देश को एक बेहतरीन जगह बनाएंगे। वो चाहे किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से का, किसी भी धर्म का, किसी भी भाषा का, किसी भी पहनावे और किसी भी आस्था के व्यक्ति अगर हमारे बीच में हैं और आते हैं तो हम उनका दिल खोल करके स्वागत करेंगे और हम इस देश को बेहतरीन मानवाधिकारों के का देश बनाएंगे। और मानवाधिकारों की जो सूचकांक है उस पर ये देश बहुत सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।